एवरीवन, रजनीशका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रुक्मिनी पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का 1 से 7 जो सेट निकाला गया था उसमें 1 से 7 तक हम वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आप लोग को करवा चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज 8 है और इसका वीडियो सोल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी शेयर करना आप लोग का काम है, शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो ये सिक्किम की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये कानेरू हम्पी बने थे, याद रखिएगा। और शतरंज से अभी 84 में ग्रैंड मास्टर बने हैं आर वैशाली। इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। आर वैशाली ये रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की बहन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो RAW के प्रमुख हैं। रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखिएगा। IB का है तपन कुमार डेका। CBI का परवीन सूद एक कर्नाटक के पहले DIG थे। NIA का बोलेगा तो दिनकर गुप्ता, ये भी ध्यान में रखिएगा। दिनकर गुप्ता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CBI का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। IB का इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो हमारा है ये राजस्थान है, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथा नंबर पे UP है। तो बाई ऑप्शन क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम जो राज्य है ये गोवा है हमारा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा हमारा। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सिक्किम और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से न्यूनतम राज्य हमारा गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर बड़ा राज्य की बात करेगा तो UP हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं। तो मदर लैंग्वेज सम्मान से सम्मानित होने वाली ये महेंद्र कुमार वर्मा बने हैं, महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं, याद रखिएगा। फिर है चाबहार बंदरगाह किस देश में है। तो चाबहार बंदरगाह हमारा ईरान में है। पाकिस्तान में आप नाम सुने होंगे ग्वादर बंदरगाह बोलेगा तो पाकिस्तान में। एक अभी चर्चा में है हम्बन टोटा बंदरगाह, ये श्रीलंका में है, याद रखिएगा। संतोष बंदरगाह ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका ब्राज़ील में है। फिर एक हाइफा बंदरगाह, ये भी चर्चा में रहता है, ये आपका इजराइल में है, याद रखिएगा। हाइफा बंदरगाह इजराइल में, हब्बन टोटा श्रीलंका में, सेंटोस बंदरगाह बोलेगा तो ब्राज़ील में, चाबहार बोलेगा तो ईरान में और ग्वादर बोलेगा तो पाकिस्तान में। एक और है जेहाद बंदरगाह करके आएगा, तो ये सऊदी अरब में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। तो बिम्स्टेक 7 सदस्यीय होता है, बिम्स्टेक याद रखिएगा। बिम्स्टेक ये 7 सदस्य होता है। पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग को जानना है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बिम्स्टेक का पूरा नाम हुआ। इसमें 7 सदस्य हैं टोटल। 7 सदस्य में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान है। 5 और 2 7। इसमें 2004 में नेपाल और भूटान सम्मिलित हुआ था बिम्स्टेक में, तो याद रखिएगा कि नेपाल और भूटान बाद में सम्मिलित हुआ है, छोटा छोटा देश है, 2004 में, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई है। तो लोहनक झील जो है हमारा, लोहनक झील ये हमारा सिक्किम में है, ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार ये हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है योगदान के लिए। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। ये यू थांट है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। ये यू थांट जो है ये म्यांमार के हैं। यू थांट कहाँ के हैं पूछेगा तो म्यांमार, याद रखिएगा। फिर है स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक, जिस पर पुस्तक एक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, विकास स्वरूप इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय सेंसर बोर्ड बोलेगा, फिल्म के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, भारतीय सेंसर बोर्ड, इसका स्थापना बोलेगा तो 1952 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। फिर है गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं के याद में पंजाब में खाली स्थान आयोजित किया जाता है। तो पंजाब में आयोजित किया जाता है माघी मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए और इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत प्रथम राज्य बन गया। देखिए, 7 जनवरी 2023, याद रखना है, 7 जनवरी 2023 को बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हुई और इसका रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। ऊपर में गुरु गोविंद सिंह का चर्चा आया था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म याद रख लेना है 1666 और मृत्यु याद रख लेना है 1708 ईस्वी। मृत्यु हुआ था 1708 में और जन्म हुआ था 1666 में। फिर अक्टूबर 2023 की जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है। तो ये मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है।
किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो ये मलयालम फिल्म है, ये भी ध्यान रखना। 31 नंबर कहता है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था, आयोग बोलेगा तो देखिए 1902 हो जाएगा, लेकिन अधिनियम है, इसके कारण इसका आंसर 1904 हो रहा है। ये थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसी तरह से क्वेश्चन आता है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये 1904 में, याद रखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। फिर है एक फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग बोलेगा तो ये पुलिस सुधार के लिए आया था 1902 में, पुलिस के सुधार के लिए, इसको भी ध्यान में रखना है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, ठीक है। फिर एक रेलवे आयोग भी आया था इसी के काल में 1902 ईस्वी में, थॉमस रॉबर्टसन थे उसके अध्यक्ष। एक सिंचाई आयोग आया था जिसका अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, 1901 ईस्वी में आया था सिंचाई आयोग, तो ये भी ध्यान में रखना है। 3-4 बताए हैं, सिंचाई आयोग 1901, पुलिस आयोग बोलेगा 1902, पुलिस सुधार आयोग, रेलवे आयोग भी 1902, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1904, और विश्वविद्यालय अधिनियम बोलेगा तो 1904, विश्वविद्यालय आयोग बोलेगा तो 1902 याद रखना है। फिर है कि मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? तो ये श्री नारायण गुरु का कथन है, ध्यान रखिएगा, श्री नारायण गुरु का कथन है। देखिए रेलवे लाइन का जो बिछाया गया था पहली बार, ये लॉर्ड डलहौजी के काल में, लेकिन रेलवे लाइन का स्वार्थिक विस्तार बोलेगा तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर आयोग आया था? तो सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था ये 1917 में हुआ था। सैडलर आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो यही याद रखना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए। देखिए इसके अध्यक्ष थे एमी सैडलर इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य इसमें भारतीय था, उसका नाम हम बताए थे कई एक बार, एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम था जियाउद्दीन अहमद। एक का नाम आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम जियाउद्दीन अहमद, दोनों भारतीय सदस्य थे, और इसका अध्यक्ष बोलेगा तो एम ई सैडलर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष अल्जाइमर दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो पोलो खेल का जो उद्गम स्थान है ये मणिपुर है, पोलो खेल का उद्गम स्थान। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या बोलेगा तो 4 याद रखिएगा पोलो में। वाटर पोलो एक होता है, इसमें 7 खिलाड़ी है। बास्केटबॉल में बोलेगा तो 5 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। एक बेसबॉल होता है जिसमें 9 खिलाड़ी होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गाली गोपुरम का अर्थ है, गाली गोपुरम का मतलब होता है पवन मीनार। पवन मीनार गाली गोपुरम का अर्थ है, पवन मीनार। देखिए एक गोपुरम एक होता है, गोपुरम ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। ये पहले भी बताएं कि गोपुरम जो होता है मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार होता है। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तमिलनाडु में भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र तो महाराष्ट्र में है। देखिए त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, याद रखिएगा। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे भेनगंगा इसकी सहायक नदी है। फिर पेनगंगा बोलेगा तो इसी की सहायक नदी है। प्राणहिता बोलेगा तो इसी की सहायक नदी है। मंजीरा बोलेगा तो इसी की सहायक नदी है। इंद्रावती बोलेगा तो गोदावरी की ही सहायक नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हुआ। वृद्ध गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए इस नदी पर 2 परियोजनाएं भी है, जिसका नाम है पोचमपाद परियोजना और एक का नाम है जायकवाड़ी परियोजना। एक बार पूछा है कि पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना, पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना एक किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। फिर है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संबंध में लौह धातु का स्थान कौन सा है? देखिए ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता, मतलब धातु में देखना है कि दूसरा नंबर पर ये लोहा आता है, दूसरा नंबर पर लोहा आता है, और पहला नंबर पर पूछेगा तो ये एल्युमिनियम आता है। धातुओं में पहला नंबर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है। और पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी पर जो, या उसको बोलते हैं भू प्रॉपर्टी, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये अधातु है। इसके बाद उप धातु में सिलिकन होता है सबसे ज़्यादा, तो उप धातु बोलेगा तो सिलिकन, अधातु बोलेगा तो ऑक्सीजन, धातु बोलेगा तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, लेकिन दूसरा पूछा है इसीलिए इसमें फेरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक प्रजनन दर जो है ये हमारा बिहार का है। बिहार का प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये व्यापार संतुलन के नाम से हम इसको जानते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम बोलेगा तो फरीद खां इसके बचपन का नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका मृत्यु हुआ था 22 मई 1545 को, 22 मई 1545 को इसका मृत्यु हुआ था कलिंजर के जीतने के क्रम में, याद रखिएगा। ये रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया था। एक दिल्ली का पुराना किला बोलेगा तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था।
शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। देखिए शेरशाह का कार्यकाल बोलेगा तो 1540 से लेकर 1545 याद रखना है। देखिए ये चांदी का सिक्का चलाया था जिसको रुपया बोलते हैं, ये 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का ये चांदी का रुपया चलाया था। और सोना का पूछेगा तो सोना का ये चलाया था जिसको अशरफी बोलते थे, अशरफ। और चांदी वाले को रुपया बोलते थे, रुपया चलाया था, ये 178 ग्रेन का था। और एक तांबा का था, तांबा बोलेगा तो कॉपर, इसको दाम बोलते थे, और ये 380 ग्रेन का था। पूछता है कि चांदी और तांबा का जो अनुपात था, चांदी अनुपात तांबा कितना था, तो 1:64 के अनुपात में था। इसको भी ध्यान में रखना है कि 1:64 के अनुपात में था। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ये मणिपुर की थी, मणिपुर नागाओं की रानी कहलाता था रानी गौडिल्याहू, याद रखिएगा। इनको रानी की संज्ञा किसने दिया है, रानी गौडिल्याहू को रानी की संज्ञा तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन इसी से रिलेटेड है, जिया तरंग आंदोलन याद रखिएगा। ये नागाओं के विद्रोह का नेतृत्व करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है खाली स्थान के मकबरे से जुड़ा हुआ है, किस मकबरे से जुड़ा हुआ है, तो सिकंदरा जो है अकबर हो जाएगा इसका आंसर, अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। देखिए जहांगीर का मकबरा बोलेगा तो ये लाहौर में है, लाहौर का ये शहादरा। मुगल कालीन में 2-3 का मकबरा भारत से बाहर है, एक जहांगीर का लाहौर में, एक है बाबर का हो जाएगा काबुल में, एक है बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसको बोलते हैं, उनका है रंगून में। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर का कार्यकाल तो 1526 से लेकर 30 तक, जहांगीर का कार्यकाल देखिएगा तो 1605 से लेकर 27 तक, और अकबर का तो जानते ही होंगे 1556 से लेकर 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी जो कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बोलेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। रेडियो प्रसारण से जो भारत छोड़ो आंदोलन का लीड किया था ये उषा मेहता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है, तो दालें जो है मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है, ध्यान रखिए। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, तो ये सही है, पहला ही ऑप्शन धरा गया कि यही सही है। देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में 245 हैं, वर्तमान समय में 245, जिसमें से 225 तो राज्य से हैं, और 8 बोलेगा तो यूटी से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 12 8 20 अब 225 कितना हो जाएगा, 245। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बोलेगा तो आर.के. शनमुखम शेट्टी, और अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बोले तो ये हो जाएंगे लियाकत अली अंतरिम मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी में ब्रिटिश और किन के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था, तो सुगौली की संधि गोरखाओं के बीच में हुआ था, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में, याद रखिएगा। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, तो म्यांमार में बौद्ध धर्म प्रचलित है, तो म्यांमार का प्रमुख धर्म हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध में बुद्ध प्रचलित है, तो बुद्ध के याद रखिएगा बर्थ जो हुआ था ये आपका लुम्बिनी में, और डेथ जो हुआ था ये कुशीनगर में, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की मुद्रा पूछेगा तो ये आपसे जलोटी हो जाएगा, पोलैंड की मुद्रा, याद रखना है। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो सिंधु लिपि दाईं से बाएं, याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है आपका क्या 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, किसकी अध्यक्षता में, तो देखिए हिंट दे दिया है 1986 में आया था एमएल सिंघवी समिति। जीवीके राव बोलेगा तो 1985 में, अशोक मेहता बोलेगा तो 1977 में, याद रखना है। एक बलवंत राय मेहता आएगा तो ये 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन के बारे में बोले थे। सूची 2 से मिलान कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान बोले तो ये 2001 हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन बोलेगा तो 2009, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोलेगा तो एक बार करवाए 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बोलेगा तो ये 1998। ध्यान रखिएगा 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रति व्यक्ति आयु सम्मिलित रहता है, जन्म के समय संभावित आयु सम्मिलित रहता है, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक ये भी सम्मिलित रहता है। मानव विकास सूचकांक 1990 में पहली बार जारी हुआ था, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो ये ध्यान रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78, ठीक है। 56 से 61 में दूसरी पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 92 से 97। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये 85 से 90, और ये 92 से 97, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, तो रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था गुरनार मिडल ने। इसी को बोलता है अनवरत योजना। तो अनवरत योजना का सुझाव किसने दिया था, तो गुरनार मिडल, उसी को शॉर्टकट में लिखा है जी मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। फिर एक अरविंद घोष का और कथन था कांग्रेस के स्थापना के बारे में कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। किसने बोला था? तो अरविंद घोष, याद रखना है। फिर महात्मा गांधी बोले थे कि पहले स्वयं में बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो देखिए, काठी लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है, ये एमपी का है। और बिहू तो जानते हैं असम का, चोगली भी असम का, नट पूजा भी असम का, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसारण कहा गया? तो ये हैरी हेस के द्वारा दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। लोक नृत्य का बात बोलेगा तो पंडवानी जो लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा पंडवानी। कालबेलिया बोलेगा तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत छूट गया था। तमाशा महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। सरहुल जो लोक नृत्य है ये झारखंड का है, सरहुल, तो सरहुल को भी याद रखना है, ये झारखंड का है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा एसटी का दर्जा दिया गया है? तो एसटी का जो दर्जा दिया गया था ये ध्यान में रखिएगा, ये 3 समुदाय है, ये नरी कोरबन समुदाय, हट्टी समुदाय और कडी कुरुबा समुदाय, ये तीनों समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध राज्य का किसने ब्रिटिश भारत में विलय किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को लॉर्ड डलहौजी ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। जबकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बोलेगा तो ये रोम में है, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1919 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों का जो वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, और यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा तो पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशबेल्ट घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? बुशबेल्ट घास स्थल, देखिए घास स्थल आया है तो बुशबेल्ट जो घास स्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा आपको। लेकिन इससे और क्वेश्चन बनता है, घास स्थल पहली बात तो 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण एक शीतोष्ण। तो शीतोष्ण में बोलेगा तो याद रखना है प्रेरी हो जाएगा, पंपास हो जाएगा। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। बेल्ट अफ्रीका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया का ही है, रूस और एशिया का, याद रखिएगा। यूरेशिया भी इसको बोलते हैं स्टेपीज को। फिर पार्कलैंड याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। पटाना याद रखिएगा, ये श्रीलंका में है। और पुस्ताज याद रखिएगा, कई बार पूछा है, हंगरी में है। उसमें चर्चा करेगा तो कंपोज को याद रखिएगा, कंपोज ब्राज़ील में है। सवाना बोलेगा तो ये अफ्रीका में है। और लानोज बोलेगा तो ये वेनेजुएला में है। तीनों उष्ण है, ध्यान रखना है। लेबर कप किससे रिलेटेड है? तो लेबर कप जो रिलेटेड है ये टेनिस से रिलेटेड है। एक होता है डेविस कप, ये भी टेनिस से रिलेटेड है। लेबर कप डेविस कप दोनों पूछा हुआ। स्मैश और ड्यूस ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 खेल से रिलेटेड शब्दावली हैं, तो टेनिस से ही रिलेटेड शब्दावली हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। फिर कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसने ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया था? तो ये दूसरा। देखिए 5 बार कंप्यूटर आया है, 1 2 3 4। पहली बार जो यूज हुआ था ये वैक्यूम ट्यूब, VT, इसको याद रख सकते हैं। दूसरा का यूज ट्रांजिस्टर, दूसरा पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया तो उसमें ट्रांजिस्टर लगा। तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखिएगा। चौथा में माइक्रो प्रोसेसर, और 5वां में बोलेगा तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया था। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तो प्लूटोनियम को कृत्रिम रूप से हम लोग बना सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना ये उद्देश्य नहीं था, ध्यान रखना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीक गहराई और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना ये तो था। 2022 तक GOP में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% करना ये भी था। रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सके, ये भी था। जो नहीं था 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना, ये नहीं था। देखिए उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जो जिसमें गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखना है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन C की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन B की कमी से बेरी, याद रखना है। विटामिन A बोलेगा तो रतौंधी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग। आहार श्रृंखला में पोषीय स्तरों की संख्याओं को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो ये सीमित करता है उच्चतर पोषीय स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, यही सीमित करता है। फिर भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981। जल प्रदूषण बोलेगा तो 1974, याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1972, ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में, 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो ये 1986, कई बार पूछा है, याद रखिएगा। वन संरक्षण बोलेगा, वन संरक्षण अधिनियम तो ये 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि पहली बार वन अधिनियम कब हुआ था? तो 1927, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है?
टिटनेस की रोकथाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? तो कार्बनिक यौगिक विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये सही है। और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी का एक हॉर्न सिल्वर होता है, इसका सूत्र पूछेगा तो याद रखिएगा AgCl। एक होता है लूनर कास्टिक, इसका सूत्र पूछेगा लूनर कास्टिक का, तो AgNO3 इसका लूनर कास्टिक का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालक ये प्रदर्शित नहीं किया जाता है, विद्युत के चालक ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, याद रखना है। फिर है परावैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये फाइकोसाइनिन है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य मतलब गलत चुनना है। तो देखिए, प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है, सही है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। दिष्ट मतलब डीसी तथा प्रत्यवर्ती मतलब एसी धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि एसी करंट जो होता है ये उत्क्रमित होता है, मतलब दिशा से जाता है और वापस लौट भी सकता है, ये भी सही है। लेकिन भारत में प्रत्यवर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से, तो याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। 2-3 इसमें याद रखना। इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा तो जेम्स थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और एक है न्यूट्रिनो का खोज किया है पॉली, न्यूट्रिनो का खोज पॉली। पाई मोसॉन का बोलेगा, पाई मेसॉन का तो यूकावा, और पोजिट्रॉन का बोलेगा तो एंडरसन, पोजिट्रॉन का एंडरसन, ध्यान रखिएगा। 128 नंबर, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ध्यान रखना है। और शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि BCCI पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, ऋषभ पंत 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुने गए थे, सही है। जसप्रीत बुमराह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, ये भी सही है। सूर्य कुमार यादव 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ये भी सही है। श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। देखिए, T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, जबकि वनडे में 2022 के लिए हुए थे श्रेयस अय्यर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है? तो यह लिथियम आयन का प्रयोग होता है, लिथियम धातु का, याद रखना है। फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलेगा तो सापेक्षता का सिद्धांत, गैलीलियो ने जड़त्व का सिद्धांत दिया था। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलेगा तो ये बराबर G m1 × m2/r², यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती गुरुत्वाकर्षण बल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? कैलिस्थेनिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनाइन किस पौधे से प्राप्त होती है? क्विनिन एक क्विनाइन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब इसको करवा दीजिए। बाकी आप लोग को थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।